गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं निधि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ बीजे के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत, जहाँ आज कुछ नया है, बिल्कुल नया है। और वो नया क्या है कि अभी तक तो सिर्फ हमारे मुकाबले थे, महामुकाबले थे, लेकिन अब आया है असली जीत का मुकाबला। तो बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा के अंतर्गत मैं निधि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ निधि की विधियों के अंतर्गत। तो सभी मेरे डियर फ्रेंड्स का स्वागत है। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा और जय श्री राम, जो भी आपका होता है सूटेबल सबके लिए, अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह। हाँ, तो बच्चों आज की क्लास में मैं हाजिर हूँ और मैं लेट नहीं हूँ। फिर तुम लोग मुझसे कहोगे कि मैम लेट हो। मैं लेट नहीं होती, आपको तो पता है ना, मैं समय से आ जाती हूँ। तो सभी का स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। और आज की हमारी क्लास है जहाँ मैं 700 यानी कि 700 क्वेश्चन लेकर के आने वाली हूं। और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके जीत का मुकाबला तय करेंगे। जैसा कि हमारी लास्ट क्लास में भी मेरी आपसे बात हुई थी, आप अपनी कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह की आपकी परेशानी हो, आप मुझसे बीच क्लास में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ। लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज मुझे 2000 से ऊपर बच्चे चाहिए। तो देखो, इज्जत का सवाल है, आप लोग 2000 से ऊपर जाते हैं नहीं जाते हैं, आज देखते हैं। और स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास एकदम बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेके आई हूं। कहा ना कि जीत का मुकाबला है ये, जीत का। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए मेरे बच्चे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और फटाफट से रेडी हो जाइए मेरे साथ में और देखते हैं क्या कुछ नया है आज की क्लास के अंतर्गत। बिल्कुल सारी की सारी शिक्षण विधियां होंगी इन 700 क्वेश्चन में। और 700 क्या, मेरे तो ज्यादा ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी कहीं ना कहीं वो इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और पहला क्वेश्चन है, बड़ा सा कर लेते हैं वरना आपकी शिकायतें रहती हैं बहुत ज्यादा। बीएस ब्लूम का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? और जिन भी बच्चों ने मेरी क्लास पहले ढंग से सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो वो इसका आंसर दे पाएंगे कि बीएस ब्लूम का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। कोलंबिया, शिकागो, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कोई नहीं। फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आंसर क्या दे रहे हैं? और ये क्वेश्चन में पहले भी आपको बता चुकी हूं। मैंने कहा ना कि आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें पहले बता चुकी हूँ। लाइक और शेयर और 2000 प्लस नहीं गए ना तो मैं ये समझूंगी तुम लोग है ना मेरे से ऐसे करते रहते हो, मैडम अच्छा पढ़ाते हो, मैडम अच्छा पढ़ाते हो। 2000 अगर लाइव नहीं आए तो क्या ही अच्छा पढ़ाना भाई। आंसर बताइए यहाँ पर फटाफट से। ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है और फिर भी डांस हो रखे हैं। तुक्के मारी चल रही है, तुक्के मारी चल रही है। यहाँ ए आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है, सी आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है। सी आंसर तो ऐसे दे रहे जैसे तुम्हारे घर में है ये विश्वविद्यालय। अरे मैंने बहुत पहले भी बताया, देखो बीएस ब्लूम की अगर बच्चों बात करें तो बीएस ब्लूम ने हमको दिए हैं शैक्षिक उद्देश्य। क्या दिए हैं? शैक्षिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्ट दिए हैं। और भैया जी ये काम कहाँ करते थे? शिकागो विश्वविद्यालय में काम करते थे। कहाँ पर काम करते थे बच्चे? ये शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर कार्य करते थे। तो पहला जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा कि बीएस ब्लूम का जो संबंध है वो किससे है? शिकागो। अभी तुम्हें हार्वर्ड जो याद रहता है ना, मैं बता दूं यहीं के यहीं पे क्यों याद रहता है। अरे भैया इन्होंने दल शिक्षण दिया था मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने हमें कौन सा शिक्षण दिया था? ये दल शिक्षण दिया था। अब तुम ये कहोगे कि मैडम कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या है? एक्शन नॉलेज है, यहाँ पे एक्शन नॉलेज है। कोलंबिया विश्वविद्यालय की बात करें तो मैं बहुत पहले भी आपको बता चुकी हूं। और वो ये बात थी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट विधि याद करो, किलपैट्रिक अंकल की जो हमारी कौन सी थी प्रोजेक्ट विधि थी। तो जो हमारे किलपैट्रिक साहब थे ना, वो कहां पर काम करते थे बच्चों? वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्य करते थे। तो हार्वर्ड, दल शिक्षण, शिकागो, बीएस ब्लूम और कोलंबिया विश्वविद्यालय हमारे किलपैट्रिक। तीनों ही 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं यहाँ से। लालचंद यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको आंसर याद होने चाहिए। अगर एक भी भूल गया तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं और आप लोगों के लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए। फटाफट सारे बच्चों को जोड़ लीजिए, अपने अपने सारे बाहेली सहेला जो भी हैं उनको जोड़ लीजिए कि मैम आज बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर के आई हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो भी परेशानी आप मुझसे बोल दीजिए, मैं अगली बार क्लास उसी टॉपिक पर लेके आऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्देश्य शब्द का प्रयोग शिक्षा में सर्वप्रथम किसने किया था? बताएं बच्चों, उद्देश्य जो शब्द है, उद्देश्य शब्द का प्रयोग शिक्षा में सर्वप्रथम किसने किया था?
ब्लूम ने किया था, सिम्पसन ने किया था, बोबित महोदय ने किया था। मैं ये ऐसे लिखा हुआ है इसमें, बोबित महोदय ने किया था या करथवाल ने किया था। दूसरे का आंसर बच्चे ए दे रहे हैं, क्या बात है, मतलब गजब ही है तुम लोग भी, है ना। फटाफट से आंसर दीजिए दूसरे का। जब तक ए आंसर देते रहोगे ना, मैं जाने वाली नहीं हूं, मैं आगे ही नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। तो मुझे यूं ही समझ में नहीं आ रहा कि तुम आंसर ही कैसे दे रहे हो। ए लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए। 1000+ बच्चे देख रहे हैं और 826 लोगों ने लाइक किया है ना, हद हो रखी है। और ए आंसर दे रहे हैं, अभी भी ए आंसर दे रहे हैं ब्लूम ने। मैंने पहले भी बताया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ एक विनोद नाम का लड़का नहीं है, अगर वो होता तो डेफिनेटली सही आंसर देता। हाँ, बोबित महोदय ने, किसने दिया है बच्चों, बोबित महोदय ने। भैया उद्देश्य शब्द है ना, उद्देश्य शब्द ये बना है उत्धन, है ना। उद्देश्य जो शब्द बना है ये किससे बना है, उद्देश्य शब्द की बात करें तो इसको बाद में बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है। इसका जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले बोबित महोदय ने 1918-19 में किया था। कब किया था बच्चों, 1918-19 में किया था। अब यहाँ से जो मैं नया क्वेश्चन आपको ऐड करने वाली हूँ, हालांकि मैं वो क्वेश्चन बना भी सकती थी लेकिन वो इन्हें नहीं बनाया। अब जो अगला क्वेश्चन मैं जोड़ रही हूँ इसमें वो ये है कि इन्होंने उद्देश्य शब्द का प्रयोग कहां पर किया था, किस क्षेत्र के अंतर्गत किया था। यह क्वेश्चन मेरा आपसे, आप बताइए, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर दें कि बोबित महोदय ने ये जो बोबित महोदय ने उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया था, ये किस क्षेत्र में किया था। सबके कमेंट आ रहे हैं। आर के वर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दोगे। सभी बच्चे आराम से सुनिए मेरा क्वेश्चन क्या है। आर के वर्मा जी, आर के वर्मा जो भी हैं, उद्देश्य का संधि करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुझे बताइए, फटाफट से बताइए कि बोबित महोदय ने ये उद्देश्य शब्द का प्रयोग कहां पर किया था, कहां पर किया था, फटाफट से बताएं। किस क्षेत्र में किया था, शिक्षा के क्षेत्र में। फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं। महाकाल की लाडो, आंसर बताएं बेटा, शैक्षिक क्षेत्र में। फटाफट से बताएं। मैं बताती हूं, इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किया था। कहां पर किया था इन्होंने, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किया था। इन्होंने शैक्षिक प्रशासन में इसे क्या मानते हुए, इसे तकनीक मानते हुए, इसे क्या मानते हुए, तकनीक मानते हुए इन्होंने किया था। निर्मल कुमार कह रहे हैं कि मैडम उत की आप क्या कीजिए, उत धन देश धन, ये ठीक है। उत माने उच्च, दिशा माने दिशा की ओर, या माने ओर, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे, इसको छुपा देते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम आगे भी देखने वाले हैं। तो बोबित महोदय ने इसका प्रयोग 1918-19 में किया था और किस क्षेत्र में किया था, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में। और क्या मानते हुए किया था, तकनीक मानते हुए किया था। तुरंत के तुरंत इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हुआ ना क्लियर क्या हुआ कि भाई उद्देश्य शब्द का प्रयोग बोबित महोदय ने किया था 1918-19 में किया था। शैक्षिक प्रशासन में क्या मानते किया था, तकनीक को मानते हुए किया था। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज के क्वेश्चन काउंट करना कि तुमने कितने क्वेश्चन किए हैं आज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्देश्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उद्देश्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, फटाफट से बता दीजिए। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। फटाफट से बताइए उद्देश्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आगे बढ़ना, आगे जाने के लिए उत्साहित करना, उच्च दिशा की ओर लेके जाना, सभी के सभी आ जाएंगे। बताएं बच्चों, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आगे जाने के लिए उत्साहित करने वाला होता है या उच्च दिशा की ओर ले जाने वाला होता है, या डी आंसर होगा। फटाफट से आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर तार्किकता का प्रयोग करना है, थोड़े दिमाग का यूज करना है बच्चे मेरे प्यारे। यहां पर फटाफट से आंसर दीजिए, बताइए कि यहां पर क्या आंसर होगा। आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों। सभी विकल्प सही हैं नहीं, एक बार और देख लें, एक बार और देख लीजिए, सही सारे के सारे विकल्प वाकई में सही हैं या फिर है वही बोल रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे उद्देश्य, उद्देश्य शब्द को निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने उद्देश्य शब्द निकाला,
हमने उद्देश्य शब्द को निकाला तो इसमें से निकला उत धन दिश धन, ये निकला इसमें से उत धन दिश धन, ये निकला। अब उत का मतलब क्या होता है? उत का मतलब होता है उच्च, दिश का मतलब होता है दिशा की ओर, ये माने क्या होता है? और माने ले जाने वाला, यानी उच्च दिशा की ओर ले जाने वाला। अब आंसर दो, अब आंसर दो। अब हाँ, एकदम अब सही आने लग गए, बस एक बार तुमको सिखाना पड़ता है, बाकी का आंसर तुम देने लग जाते हो। तो यहां पर आ गया उच्च दिशा की ओर ले जाने वाला। शाब्दिक अर्थ पूछा है मैंने, शाब्दिक अर्थ पूछा है मैंने, कहा ना भैया शिक्षण विधि सिर्फ शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है, शब्दों पे बल देना है, शब्दों को ढंग से पढ़ना है। और शब्द में ये कह रहा था कि भैया शाब्दिक, शाब्दिक, तो शाब्दिक अर्थ तो क्या होगा? उच्च दिशा की ओर ले जाने वाला। क्या होगा? उच्च दिशा की ओर ले जाने वाला ही होगा। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सी होगा, उत धन दिश धन ये, उत धन दिश धन ये, यानी उच्च दिशा की ओर ले जाने वाला। ठीक है, और आगे चलते हैं। प्यारा प्रश्न है, कभी भी आ सकता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है और मैं आशा करती हूँ कि बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे। बिल्कुल आंसर देना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अब पेपर में 1 महीना रह गया है। शिव सिंह भरतपुर, बेटा शिव सिंह रुक जा नेक ठहराव ले ले, ठंडा ठंडा करके खा ले, पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, बाकी का आप क्वेश्चन लिख दो, मैं पूरा का पूरा बता देती हूँ बाद में। लक्ष्य के बारे में सही कथन कौन सा है? लक्ष्यों के बारे में सही कथन कौन सा है? यह साध्य और साधन दोनों होते हैं, ये प्राप्य होते हैं, ये सिर्फ साध्य होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। और मैं देखती हूँ कि इसका आंसर कौन दे रहा है, कौन देख रहा है, कौन दे रहा है और सही कौन दे रहा है। ये साध्य भी होते हैं और ये साधन भी होते हैं, बताओ ऐसा है क्या? या ये प्राप्य होते हैं, बताओ ऐसा है क्या? ये सिर्फ साध्य होते हैं, ऐसा है क्या? ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, बताओ रे। यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करें, आंसर दे दोगे। ए आंसर मत दो मेरे प्यारे बच्चों, दिल दुख जाता है मेरा अगर तुम ऐसे आंसर्स देते हो। अब इस जगह, इस लेवल पर आकर के ए आंसर दोगे ना, तो क्या ही मानूं मैं। लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए तुम्हारे, फटाफट से अपनी व्हाट्सएप ऐप भी शेयर कर दो, बता दो मैम की क्लास आ चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन भी बच्चों ने 3 आंसर दिया है, ऑलमोस्ट कई बच्चे बी दे रहे थे, ए दे रहे थे, मैं उनसे बहुत ज्यादा नाराज हूं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? ये सिर्फ साध्य होते हैं। एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपकी समस्याओं को मिटा देते हैं। देखो बच्चों, 3 शब्द होते हैं। एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्य होता है, एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्य होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं भैया एम कह लो, चाहे इसे गोल कह लीजिए, एम कह लीजिए चाहे गोल कह लीजिए। क्लियर भैया? दूसरा शब्द होता है हमारा उद्देश्य। दूसरा शब्द हमारा क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा शब्द है हमारा उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये उद्देश्य कौन से वाले उद्देश्य हैं? तो ये है हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट हैं? ये हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं। ठीक है भैया, हो गया। अब हम कहते हैं यहाँ पर तीसरा शब्द आता है बच्चों मेरे, प्राप्य उद्देश्य। तीसरा शब्द क्या है हमारा? प्राप्य उद्देश्य। अब बात आती है कि भाई प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं? प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो प्राप्य उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें शिक्षा यानी कि कौन से शिक्षण उद्देश्य कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शिक्षण उद्देश्य कहते हैं, जिनको हम बहुत सारे उद्देश्यों के नाम से जानते हैं, वो बाद में बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब लक्ष्य वो होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हम क्या करना चाहते हैं बच्चों? प्राप्त करना चाहते हैं, यानी हमारा गोल, हमारा एम, हमारा जो लास्ट में जो होता है। ठीक है, यहां तक हो दिया। अब आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले होते हैं प्राप्य उद्देश्य। सबसे पहले कौन से उद्देश्य होते हैं? प्राप्य उद्देश्य, क्योंकि इन्हें प्राप्य उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारिक, अनुदेशनात्मक, बहुत सारी चीजों के नाम से जानते हैं। अब बच्चों यहां पर याद रखना, ये हमेशा साधन होंगे। ये क्या होंगे बच्चों? हमेशा साधन होंगे। प्राप्य उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य हमेशा क्या होंगे? साधन होंगे। अब यहां पर बात करेंगे उद्देश्य, भैया एक बार तो क्या होंगे? साध्य होंगे, ठीक है, और एक बार क्या होंगे बच्चों? साधन होंगे। ये याद रखना,
ठीक है। और लक्ष्य हमेशा क्या रहेगा, साध्य रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि लक्ष्य को वास्तविक रूप से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये हमेशा कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमेशा साध्य होते हैं। बेटा ये सभी बच्चों के लिए है, L1 का बच्चा देख रहा हो, L2 का बच्चा देख रहा हो, साइंस का बच्चा देख रहा हो। आपने मुझे परसों की क्लास में क्या कहा था, मैम लक्ष्य उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य पर एक वीडियो लेकर के आओ। इसी वीडियो को मैंने 700 क्वेश्चन के साथ में इंक्लूड कर दिया है। आपकी बेहद डिमांड पर यह क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं। कोई बात नहीं है गुलाब जी, आप इतना टेंशन मत लें, बस लोगों को बता दें कि बस हमारी तो मैम आ गई है। हाँ, इस पर फोकस करते हैं, वो बात की छोड़ो। लक्ष्य हमेशा क्या रहेंगे, साध्य। क्या रहेंगे बच्चा, हमेशा साध्य रहेंगे। उद्देश्य हमारे दो तरह की विशेषताएं रखते हैं, एक तो होते हैं साध्य और एक बार होते हैं साधन। अब ऐसा क्यों होते हैं बच्चों, हम देखते हैं अभी के अभी। प्राप्य उद्देश्य हमेशा साधन रहते हैं, क्योंकि इनसे हम किन्हें प्राप्त करते हैं, इनसे हम प्राप्त करते हैं उद्देश्यों को। जब इनसे हम प्राप्य उद्देश्यों से उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तब तो ये बन जाते हैं साध्य। क्या बन जाते हैं, साध्य बन जाते हैं। और जब हम उद्देश्यों से किसको प्राप्त करते हैं, लक्ष्यों की ओर जाते हैं, तब ये क्या बन जाते हैं भैया मेरे, साधन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, साधन बन जाते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले प्राप्त होते हैं प्राप्य उद्देश्य, उसके बाद प्राप्त होते हैं उद्देश्य, और लक्ष्यों की तो कभी भी प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। लक्ष्यों की कभी प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है, मैं तुम्हें बताती हूं। ये देखो, ये बच्चों क्या है, शिक्षा है। और शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बच्चों, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या आप शिक्षा को जिंदगी भर प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। आप शिक्षा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। कितने प्रकार की होती है, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। जब जिंदगी भर शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया, जब जब शिक्षा चलेगी तो शिक्षा से क्या जुड़े हुए हैं, लक्ष्य। शिक्षा की प्राप्ति जैसे जिंदगी भर नहीं होती है, ऐसे ही लक्ष्यों की प्राप्ति भी कभी नहीं होती है। तो लक्ष्य हमेशा स्थिति रखते हैं साध्य की, प्राप्य उद्देश्य हमेशा स्थिति रखते हैं साधन की। लेकिन उद्देश्यों की स्थिति कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक प्रकार है साध्य और एक प्रकार है साधन। जब हमें प्राप्य उद्देश्य प्राप्त करने तो साध्य बन जाएगा, और जब उद्देश्यों से लक्ष्य प्राप्त करने तो भैया क्या बन जाएगा, साधन। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर किसी के भी दिमाग में यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से बता दो, जिससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आ गया कि नहीं आ गया रे, फटाफट से बताओ, फटाफट से आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए आया कि नहीं आया। यस 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 होना चाहिए, फटाफट से यस होना चाहिए। और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर 3 ही होगा। यस करो जल्दी से, यस कर लो। बिल्कुल मैराथन क्लास लेके आऊंगी मैं, पहले यहाँ तो आंसर दे ले भाई। यस करो, यस होना चाहिए पहले, फटाफट से बताओ, फटाफट से यस होना चाहिए। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, फटाफट से यस यस यस। जिसको भी नो आ रहा है वो बता दो मुझे, फटाफट से यस करो, यस करो, यस करो। अगले क्वेश्चन पे आ गए, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे आ गए। देखते हैं, उद्देश्यों के बारे में सही कथन नहीं है। अगर आपने मेरी पिछले क्वेश्चन की व्याख्या सुनी होगी ना, इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, बताइए यहाँ पर उद्देश्यों के बारे में सही कथन नहीं होगा। ऐसा कौन सा कथन है जो उद्देश्यों के बारे में सही नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये साध्य साधन दोनों की विशेषताएं रखते हैं, बताओ फटाफट से। ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, बताओ। ये इन्हें कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सामान्य उद्देश्य होते हैं। नहीं पूछा है मैंने, नहीं पूछा है, अब फटाफट से बता दो। नहीं पूछा है मैंने, नहीं। उद्देश्यों के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है, बता दें बच्चों। मेरे इसमें 5वें में आंसर क्या होगा, लाइक और शेयर आपके रुकने नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाना चाहिए। अभी जितने अच्छे से समझाया है ना, इसका आंसर बिल्कुल सभी बच्चों को एकदम करेक्ट आंसर आता है। ये होता है तार्किकता, ये होती है दिमाग की प्रेजेंस कि आप कितने अच्छे से देख रहे थे। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। इन्हें कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अरे किया जा सकता है रे, इनको प्राप्त किया ही जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ देखो मैंने अभी बताया था कि ये साध्य भी होते हैं भैया मेरे, और ये साधन भी होते हैं। ये साध्य भी होते हैं और ये साधन भी होते हैं। ये सामान्य उद्देश्य, करेक्ट, ये सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। और ये बिल्कुल बच्चे कैसे होते हैं, ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। जो मुझे अभी जो क्वेश्चन चल रहा है, अभी जिस क्लास से चल रही है, जिन्हें जो भी मेरे से आउट ऑफ चीजें पूछ रहे हैं इस क्लास के अलावा, मैं सबके आंसर दे दूंगी, क्योंकि मैं 700 क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। हर प्रश्न का आंसर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलें, 6वें पे चलते हैं भाई। शिक्षण उद्देश्यों का अन्य नाम नहीं है, शिक्षण उद्देश्यों का अन्य नाम नहीं है, तो कौन सा नाम नहीं है? अनुदेशनात्मक, कक्षागत, व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य और वस्तुनिष्ठ उद्देश्य। मैं उम्मीद करती हूं कि ये भी आंसर आप दे पाएंगे। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताएं। उद्देश्य दो तरह की भूमिका निभाता है, अगर ये साध्य है तो डी होगा। फटाफट से बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर बता दें मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6वें का आंसर क्या होना चाहिए? अभी पढ़ा हमने। ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य मैंने नाम बोले थे, कक्षागत उद्देश्य, व्यक्तिनिष्ठ या फिर वस्तुनिष्ठ। अरे 6वें में डी कौन सा नाम? मैंने नहीं पूछा है, शिक्षण उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि शिक्षण उद्देश्य अलग होते हैं और शैक्षिक उद्देश्य। अंग्रेजी टर्म याद करो। शैक्षिक उद्देश्य को तो बोलेंगे बच्चों एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। और जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं ना, इनको बोलते हैं टीचिंग ऑब्जेक्ट। इनको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनको बोलते हैं टीचिंग ऑब्जेक्ट। और शैक्षिक उद्देश्यों को बोलते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी याद रख लोगे। अब तो सही आंसर आ रहा है, फिर भी कुछ बच्चे डी दे रहे हैं। अब वो पता नहीं, भगवान जाने काहे को डी दे रहे हैं, पता नहीं, फिर मुझे कहना पड़ेगा। हाँ, व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्यों का कौन सा नाम नहीं है? व्यक्तिगत, तो व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य। देखो, अनुदेशनात्मक उद्देश्य ये सूचना प्रदान करते हैं, शिक्षण इनसे कराया जाता है, तो भैया हम क्या कहेंगे इनको? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। क्या कहेंगे? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। कक्षा में ही इनको प्राप्त किया जाता है, कक्ष में इनको प्राप्त किया जाता है, तो क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे कक्षागत उद्देश्य। वस्तुनिष्ठ उद्देश्य, क्या कहेंगे इनको? वस्तुनिष्ठ उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि पहले से ही तय होता है कि हमें क्या प्राप्त करना है और क्या प्राप्त नहीं करना है। लेकिन इसका नाम क्या नहीं है? व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य नहीं है। क्योंकि भैया व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य किसके लिए जाता है? ये उद्देश्यों के लिए जाता है, क्योंकि हर शिक्षक के अलग अलग क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर भैया क्या है? तीसरा आंसर होगा। जिन भी बच्चों ने तीसरा आंसर दिया, इट वॉज क्वाइट राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि बताएं मैम प्लीज। हो, संप्रेषण शिक्षण भाषा, चलो बात करते हैं। अभी इस पे आ जाओ। ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं होता है, बताएं रे भैया, ज्ञानात्मक पक्ष में क्या नहीं होता? अब ये तो बहुत नॉर्मल सा आंसर है, इसका तो आपको देना चाहिए। फटाफट से आंसर दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं हमारे रोज वाले। ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं होता है ज्ञान, बोध, अनुक्रिया, विश्लेषण। क्या नहीं होता है? इसका आंसर तो मुझे लगता है फटाफट से आ जाना चाहिए था। आप लोगों के कमेंट कैसे रुक गए? कमेंट कैसे रुक गए? आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो मुझे? और लाइव और शेयर आपके बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए। मोनिका आई है कि नहीं आई है? वो बेचारे मैं बहुत टाइम बहुत ज़्यादा मेरा वेट कर रही थी, मोनिका कुमारी, और वो कह रही है कि आज मैं पहली बार मैम की क्लास देखने वाली हूँ। स्वागत है बेटा मोनिका। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नहीं होगा? अनुक्रिया नहीं होगा बच्चों। ज्ञानात्मक पक्ष को कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसे संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। और ये जो पक्ष है बच्चों, ये हमें किसने दिया था? एक तो बीएस ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने। कौन से सन में दिया था मेरे प्यारे बच्चों? 1956 में बीएस ब्लूम ने दिया था। कौन से सन में? 1956 में बीएस ब्लूम ने दिया था। कितने भागों में बांटा भैया? 6 भागों में। सबसे पहले इन्होंने ज्ञान रखा, ज्ञान के बाद इन्होंने बोध रखा, बोध की बाद प्यारे बच्चों इन्होंने प्रयोग रखा, प्रयोग के बाद में इन्होंने विश्लेषण रखा, विश्लेषण के बाद इन्होंने क्या रखा? संश्लेषण रखा, और संश्लेषण के बाद इन्होंने क्या रखा मेरे प्यारे बच्चों? इन्होंने मूल्यांकन रखा। तो ये 6 हैं, आते हैं ज्ञान के अंतर्गत। लेकिन अनुक्रिया इसके अंतर्गत आपको नहीं दिख रही होगी। इसका मतलब अनुक्रिया कहाँ जाती है? ये जाती है हमारे भावात्मक पक्ष के अंतर्गत जाती है, अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत जाती है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगले क्वेश्चन का। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, छात्रों में आए व्यवहारिक परिवर्तन का संबंध किससे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस शब्दों का हेर फेर है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल ऐसी की ऐसी हैं। मेरा आंसर दो वंश का बेटा, आप लिखोगे ना तभी मैं आंसर दूंगी ना आपका। बिल्कुल मोनू बेटा, स्वागत है तेरा। राज, निधि मैम की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ बताइए बताइए बताइए। यहाँ पर मैडम मेरा नाम नहीं ले रहे, राज दोई ले लिया ना, इसका आंसर दे दे फटाफट से, मैं और ज़्यादा नाम ले लूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा समझाएं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था? व्यक्तिनिष्ठ आंसर होगा, इसमें समझाना क्या है, नॉर्मल सा प्रश्न है। बताएं छात्र में आए व्यवहारगत परिवर्तन का संबंध किससे होगा? शैक्षिक उद्देश्यों से, शिक्षण उद्देश्यों से, सामान्य उद्देश्यों से, ओनली उद्देश्यों से। व्यवहारगत परिवर्तन का संबंध किससे होगा? इसका आंसर अगर आप तुम लोगों ने सही नहीं दिया ना, ध्यान रखना, तुम्हें कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, मैं ये मान लूंगी। अरे भगवान, ये आंसर कौन दे रहा है 8वें में? तुम लोग चाहते क्या हो? तो मुझे यूं बता दो, तुम लोग चाहते क्या हो मेरे से? हैं अभी तुम्हें आंसर सही क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहाँ गलती कर दी? मैंने कहाँ आपको नहीं समझाया? मुझे बताओ। ऐसे मेरे हृदय को क्यों तोड़ते रहते हो तुम लोग? शीशे की तरह तोड़ देते हो तुम। हाँ अभी आंसर सही आ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी डी आंसर दिया ना, टांगे तोड़ दूंगी। अभी भी डी आंसर आ रहा है। अरे शिक्षण उद्देश्य होगा व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन जिनको पढ़ाने के बाद में बच्चों में अंतर आए, तो भैया रखते तो किससे हैं? शैक्षिक उद्देश्यों को रखते हैं। और इनके पढ़ाने के बाद में बच्चा शिक्षण उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य इन्हें कहते हैं। प्राप्य उद्देश्य, व्यवहारिक परिवर्तन इन्हें कहते हैं। अनुदेशनात्मक इनको कहते हैं भैया। अभी आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो ये क्या होने चाहिए? छात्र में जो व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं उनका संबंध किससे होगा? शिक्षण उद्देश्यों से होगा। किससे होगा? शिक्षण उद्देश्यों से होगा। किससे होगा बच्चों? शिक्षण उद्देश्यों से होगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, थोड़ा सा बस दिमाग का प्रयोग करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आंसर शिक्षण उद्देश्य होगा। छात्रों में जो व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं उसका संबंध सीधे किससे होता है? किससे होता है? शिक्षण उद्देश्यों से। क्योंकि ये कक्षागत में ही देखो ऐसे होते हैं। मुझे लगता है तुम लोगों को ना एक एक चीज पढ़ानी चाहिए, एक एक चीज है ना घुस घुस के ऐसे पढ़ानी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, एक तो होते हैं बच्चों हमारे लक्ष्य, एक होते हैं हमारे उद्देश्य, और एक होते हैं बच्चों हमारे प्राप्त उद्देश्य, और ये है कक्षा, ये है कक्षागत। अच्छा चलो ये छोड़ो, हम तो अपनी अपनी बातें करते हैं। आप लोग हैं, मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमारी कक्षा चल रही है ना। अब मान लो आज की क्लास का मेरा टॉपिक क्या है बच्चों? प्रोजेक्ट विधि है। आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक क्या है वो क्या है बच्चों? मेरा प्रोजेक्ट विधि है। तो इस प्रोजेक्ट विधि में आप हूँ, मैं हूँ, मेरे और आपके बीच में क्या चल रही है? अंतःक्रिया चल रही है, जिसके बदले आप में क्या आएगा? व्यवहारगत परिवर्तन आएगा। तो कक्षागत से सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं व्यवहारगत परिवर्तन। और कक्षा में मेरा क्या है कि जिनको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, जिनको लेकर के मैं चल रही हूँ। अब तो आया कि नहीं आया? बिल्कुल, व्यवहारगत परिवर्तन का नाम ही तो अधगम है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल। शोभा जी बिल्कुल स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं अब। चलो भाई चलो, अगला क्वेश्चन। पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आंसर दो इसका, आंसर दो इसका फटाफट से। पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्राप्य उद्देश्य, उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सभी। मनोज कुमार ऐसे ऐसे याद कर रहे हैं। फटाफट से आंसर दो, इसका आंसर दो। जो भी इसका आंसर देगा ना, मैं नाम लेने वाली हूं उसका ही, फटाफट से। नमस्कार सभी का, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम। इसका आंसर दे दो फटाफट से। पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा क्या निर्धारित किए जाते हैं? प्राप्य उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सभी। हाँ थैंक गॉड, एक बच्चे ने तो सही आंसर दिया। हो डी सी 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 डी। और तुम क्यों सी डी सी डी आंसर दे रहे हो भाई रे? क्यों आंसर दे रहे हो? पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा मास्टर की बात नहीं चल रही है, उन लोगों की बात चल रही है जो ऑलरेडी पाठ्यक्रम निर्धारित कर देते। तो बताओ क्या करते हैं वो लोग, क्या डालते हैं? अभी भी तो आंसर आना चाहिए। मैंने बोला ना, पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा। पाठ्यक्रम निर्माता किसके आधार पे करते हैं? वो कौन से उद्देश्य प्राप्त करवाना चाहते हैं भाई रे? उद्देश्य। इसका आंसर क्या होगा? पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशन ऑब्जेक्ट, जो एक हम किसमें, एक सत्र के दौरान प्राप्त करते हैं। किसके दौरान? एक सत्र के दौरान प्राप्त करते हैं। एक सत्र के दौरान, एक सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले
सभी पाठ जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो हमारा पाठ्यचर्या होती है, उस पाठ्यचर्या से एक सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले उद्देश्य हमारे क्या कहलाते हैं? शैक्षिक उद्देश्य कह लीजिए, उद्देश्य कह लीजिए, सामान्य उद्देश्य कह लीजिए, इनको हम यहाँ चाहें तो दीर्घकालीन उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? उद्देश्य आंसर होगा। अब अपने मन से देखो, झूठ नहीं बोलते हैं, अब अपने मन में देख लेना, जिस बच्चे ने आंसर क्या दिया है, 2 आंसर दिया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो अपनी तैयारी की तरफ अच्छे से स्कोर कर रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। और गलत हो गया ना तो कोई बात, मैं हूं ना, अरे मैं किस लिए हूं यहाँ पे, यही तो इसीलिए तो आई हूं मैं, कि अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्या कर सकूं? गाइड कर सकूं, बता सकूं। कम से कम ये सोचो कि आपको एक नया आंसर मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो इसका 90 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 का आंसर दूसरा होगा, उद्देश्य। पाठ्यक्रम निर्माताओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उद्देश्य। हाँ जी, बस क्वेश्चन को ना बेटे प्यार से पढ़ लो एक बार, ये अपनी भाईली सहेली बना लो इसको। जितना प्यार से आप अपनी भाईली सहेलियों से बात करते हैं ना, ऐसे ना क्वेश्चन से बात करो। जब आप है ना ऐसे प्यार से बात करोगे ना, तो ये गलत आंसर कभी आ ही नहीं सकता आपका। उद्देश्यों के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो गलत कह रहा है? ठीक है, सुनील कुमार बेटा तेरा नाम ले लिया, बता, महान हो जा तू अब। ये कभी कभी पूर्ण रूप से प्राप्य नहीं है, गलत गलत। ये वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, इनकी प्राप्ति प्राप्त उद्देश्यों के आधार पर संभव है, इनका लक्ष्यों के आधार पर इनको लक्ष्यों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप? ये कभी कभी पूर्ण रूप से प्राप्य नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, इनकी प्राप्ति प्राय उद्देश्यों के आधार पर संभव है, इनका लक्ष्यों के आधार पर इनको प्राप्त किया जाता है। अब तो भाई इसका आंसर दे दो। 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। ये कभी कभी पूर्ण रूप से प्राप्य नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ये तो शब्द हमने किसके बारे में बोला था? ये तो मात्र हमने लक्ष्यों के बारे में बोला था। ये तो हमने सिर्फ लक्ष्यों के बारे में बोला था कि लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा शब्द है जो हमने शिक्षण उद्देश्यों के लिए जोड़ा था? ये उद्देश्यों की बात चल रही है, उद्देश्यों के लिए सही शब्द नहीं है, गलत कौन सा है? अब देखो, अरे देखो देखो देखो, आवाज नहीं आ रही। आवाज कहाँ जाएगी? आवाज तो आ ही रही है, मेरे पास से बिल्कुल आवाज आ रही है, टकाटक है हमारी साइड से एकदम। बहाने मत बनाओ तुम। ये आंसर डी कौन सा दे रहा है? इनका लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, इनका लक्ष्यों के आधार पर इनकी लक्ष्यों के आधार पर प्राप्ति की जाती है। इनको प्राप्त होने पर लक्ष्य प्राप्त होते हैं, इस तरह का वो है। ये इनकी प्राप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसका जो आएगा ये आएगा बच्चों, उद्देश्य हमेशा व्यक्तिनिष्ठ तरीके के होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए था, तो ये इसमें वस्तुनिष्ठ लिखा है, तो ये गलत कथन है। इन्होंने गलत कथन पूछा है। बिल्कुल, ये कभी कभी पूर्ण रूप से प्राप्य नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, कभी कभार नहीं होता है ऐसा, ठीक है। इनकी प्राप्ति उद्देश्यों के आधार पर होती है, प्राप्य उद्देश्यों पर। आपको पता है इनकी प्राप्ति प्राप्य उद्देश्यों के आधार पर होती है। और अगली बात है कि ये लक्ष्य प्राप्ति का आधार होते हैं। बिल्कुल, अभी के अभी आप में डायग्राम मैंने बताया था, ठीक है अंजू जी, मैंने अभी के अभी डायग्राम बताया था। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा आंसर होगा। इसका आंसर आप लोगों का जब सही नहीं आ रहा है तो देयर इज समथिंग मिसिंग, यानी कि क्या हो गया आपको? बताओ मुझे, क्या समझ में नहीं आ रहा है इस टॉपिक में से? बताओ मुझे, मैं बाकी का एक बार सारा का सारा एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सही क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। 10वें का आंसर बी होगा। मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि जो शैक्षिक उद्देश्य है उसका नाम हो जाएगा उद्देश्य, उसका नाम हो जाएगा सामान्य उद्देश्य, उसका नाम हो जाएगा दीर्घकालिक उद्देश्य। और जो शिक्षण उद्देश्य है, आप ये क्यों नहीं पढ़ते हो? धीरे से आराम से पढ़ो ना। उद्देश्य अलग शब्द है और शैक्षिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, दीर्घकालिक उद्देश्य एक शब्द है। और शिक्षण उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, अल्पकालीन उद्देश्य, वस्तुनिष्ठ उद्देश्य, ये एक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। और ये बिल्कुल भी ये मत कहो कि मैम ये क्वेश्चन हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है। लक्ष्य उद्देश्य आपके ओके लालचंद, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, टाइम लगता है, लेकिन कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो। अब मैम अगर बच्चा कमजोर हो तो व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण हो सकता है। किसके लिए व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण हो सकता है बताओ मुझे? अगर आप कमजोर हैं और आप मेरे से अकेले में पढ़ना चाहते हैं तो वो बात पूछ रहे हो तो अलग से बता दो मुझे। उद्देश्यों के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है?
ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य सूचक क्रियाओं का संबंध किससे होता है? कार्य सूचक क्रियाओं का संबंध किससे होता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से, उद्देश्यों से, शैक्षिक से, सभी से। बताओ बच्चों, यहां पर व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में कंफ्यूजन है, बिल्कुल बता देंगे, बताएं बच्चों। अनु कार्य सूचक क्रियाओं का संबंध किससे होता है? अनुदेशनात्मक से, उद्देश्य से, शैक्षिक से, सभी से। कार्य सूचक क्रियाओं का संबंध शैक्षिक, उद्देश्य। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा? कार्य सूचक क्रियाएं, कार्य सूचक क्रियाएं, कार्य सूचक क्रियाएं बताएं। कार्य सूचक 12वें का आंसर दें। फटाफट से बताएं इसमें क्या होगा। बिल्कुल, अब आंसर सही आ रहा है बच्चों का, ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। जो कार्य सूचक क्रिया होती है इनका संबंध किससे होता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से होता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं प्राप्य उद्देश्यों को कहते हैं, ठीक है, प्राप्य उद्देश्यों को कहते हैं प्राप्य उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्यों को कहते हैं प्राप्य उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्यों को कहते हैं, शिक्षण उद्देश्यों को कहते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्ट को कहते हैं, किसको कहते हैं? टीचिंग ऑब्जेक्ट को कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों? टीचिंग ऑब्जेक्ट को कहते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य इन्हें हम कहते हैं, इनको हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं, वस्तुनिष्ठ कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम कार्यसूचक क्रियाएं होती हैं, कार्यसूचक क्रिया क्या होती हैं? आपने पढ़ा होगा कि कार्यसूचक क्रिया, मैं बताती हूँ। कार्यसूचक क्रियाओं में आपने पढ़ा होगा कि आपने ये शब्द सुना होगा, प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे। ये सारी की सारी किस में आती हैं? आपकी कार्यसूचक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? कार्यसूचक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, तो मैं आपको बता दूं उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि कभी भी आपने इसको ऑफलाइन के अंदर किसी से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और आज के क्वेश्चन क्या है? अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत कुछ अभी समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? अनुदेशनात्मक उद्देश्य आएगा। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का संबंध कार्यसूचक क्रिया, क्योंकि इनसे ही ये प्राप्त होते हैं, प्रत्ययस्मरण, प्रत्यय विज्ञान, वर्गीकरण वगैरह। उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, ये सब एक नाम पे हैं। लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त उद्देश्य को समझा दो, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जिससे आपके दिमाग का दही नहीं हो। चल लेते हैं वापस और एक एक शब्द करके आपको समझा देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लक्ष्य क्या होता है। या आप लोगों के लिए मैं थोड़ा और डीप जा रही हूं। एक शब्द है हमारे पास लक्ष्य, अब ध्यान से सुनना, और एक शब्द है हमारा उद्देश्य, अब ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और एक शब्द है प्राप्त उद्देश्य। अब बेकार की बातें कमेंट में नहीं आनी चाहिए, टॉपिक को समझा रही हूं, हालांकि मुझे नहीं समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं समझा रही हूं। देखो यहाँ पे लक्ष्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों एम कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोल कहते हैं, गोल कहते हैं। उद्देश्यों को बच्चों हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और प्राप्त उद्देश्यों को अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? टीचिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन मैं इसे पहले समझा दूं। मुझे मालूम है कि बच्चों आपने ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है कि ये टॉपिक आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। लक्ष्य, लक्ष्य के संदर्भ में बी डी भाटिया ने क्या कहा है वो आप लोग समझ ही चुके होंगे। बी डी भाटिया ने कहा है कि लक्ष्यों के अभाव में मनुष्य की जो शिक्षक है उसकी स्थिति नाविक के समान होती है, जो अपना क्या नहीं जानता है? लक्ष्य और किनारा नहीं जानता है। बिल्कुल बताऊंगी, अब तो तुम रुकी जाओ, तो मैं सारा ही बताऊंगी, ठीक है। और बच्चा की स्थिति किसके समान होती है? पतवार भी नौका के समान होता है, जो कहीं भी जाकर के लगेगा, ठीक है। तो ये लक्ष्य होते हैं, इनकी प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या होने चाहिए? ये मालूम होने चाहिए। तो लक्ष्य एक ऐसी स्थिति है जिसे पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम इसे कभी भी पा नहीं सकते हैं। इसे पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से लक्ष्यों को हम छोड़ते हैं। अब हमारे पास शब्द आ जाता है उद्देश्य, और एक आ जाता है प्राप्त उद्देश्य। उद्देश्य शब्द की हम बात करें तो उत, धन, दिश, धन, ये से हमारा बना है उद्देश्य, जो उच्च दिशा की ओर ले जाने वाला। कहाँ ले जाने वाला? उच्च दिशा की ओर ले जाने वाला। जब ये उद्देश्य शब्द शिक्षा में प्रस्तुत हुआ तो ये शब्द बन गया शैक्षिक उद्देश्य।
कौन सा शब्द बन गया? शैक्षिक उद्देश्य बन गया। ठीक है, और प्राप्य उद्देश्य होते हैं जो हमारे कक्ष में अंतःक्रिया के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। विजय चौधरी बिल्कुल समझा दूंगी, अभी रुक जाओ, मैं वहीं पर आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त उद्देश्य वो होते हैं जो एक कक्ष के दौरान जिनको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मैं हूं और आप हैं, आप और मेरे बीच में क्या चल रही है? अंतःक्रिया चल रही है, और किस टॉपिक को लेके चल रही है? कि प्रोजेक्ट विधि को लेके चल रही है। तो प्रोजेक्ट विधि से आप लोग जो भी सीखोगे उसके आप प्रोजेक्ट विधि में उसके क्या सीखोगे? आप उसकी परिभाषाएं सीखोगे, उसको प्रयोग करना सीखोगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? प्राप्य उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लक्ष्य को निकाल देते हैं और बात करते हैं। एक तरफ तो लिखते हैं उद्देश्य शब्द, उद्देश्य लिखते हैं एक साइड तो, और एक साइड लिखते हैं हम प्राप्य उद्देश्य। अब इसको तो बाद में समझाऊंगी, इसके नाम लिख लीजिए, अन्य नाम। इसको सामान्य उद्देश्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? इसको हम सामान्य उद्देश्य भी कह सकते हैं, सामान्य उद्देश्य कह सकते हैं। इसे दीर्घकालीन उद्देश्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? इसको हम दीर्घकालीन उद्देश्य कह सकते हैं। इन्हें हम शैक्षिक उद्देश्य कह सकते हैं। कौन से उद्देश्य कह सकते हैं? शैक्षिक उद्देश्य कह सकते हैं। इन्हें हम व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्हें हम व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य कह सकते हैं, व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, और इनको कह सकते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं इनको हम? एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, हम इनको कह सकते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्राप्य उद्देश्यों के अन्य नामों को देख लेते हैं। इसको हम शिक्षण उद्देश्य कहते हैं, शिक्षण उद्देश्य के नाम से जानते हैं। इसे हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। इन्हें हम व्यवहारगत परिवर्तन के नाम से जानते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम कक्षागत उद्देश्यों के नाम से जानते हैं, कक्षागत उद्देश्यों के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, इनको अगर हम देखें अल्पकालीन, इनको क्या कहते हैं? अल्पकालीन उद्देश्य इनको हम कहते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो हमेशा कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ होती है। कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ होती है। अब इनके पूरे नाम देख लीजिए। ठीक है, किरण मीना रुक तो जा बेटा, पहले ये तो समझा दूं। तो उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य कहेंगे, दीर्घकालीन उद्देश्य कहेंगे, शैक्षिक उद्देश्य कहेंगे, व्यक्तिनिष्ठ कहेंगे, एजुकेशन ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और अगर इधर देखें तो शिक्षण उद्देश्य कहेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहेंगे, व्यवहारगत परिवर्तन कहेंगे, कक्षागत परिवर्तन कहेंगे, अल्पकालीन कहेंगे और वस्तुनिष्ठ कहेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? ये इनके नाम है। उद्देश्यों के अन्य नाम ये होंगे। अब याद रख लेना, उद्देश्यों के नाम ये होंगे और प्राप्य उद्देश्यों के नाम ये होंगे। ठीक है, जो सवाल जवाब मेरे से कर रहे हैं वो जरा खुद से पूछ लें कि आप कितने सही हो और कितने यहाँ पर सही नहीं हो। ठीक है, ये सारे के सारे इनके अन्य नाम होंगे। अब हम बात करते हैं कि मैडम उद्देश्यों में और शैक्षिक उद्देश्यों में अंतर क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों में और उद्देश्यों में अंतर क्या है? तो यहां पर हम बात करें उद्देश्यों में और शिक्षण उद्देश्यों में अंतर क्या है? उद्देश्यों में और शिक्षण उद्देश्यों में अंतर क्या है? अगर हम इनके अंतर की बात करें तो बेटा यहां पर पहले ही समझ लो, उद्देश्य जो होते हैं हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, ये एक सत्र के दौरान, संपूर्ण सत्र के दौरान, संपूर्ण पाठ्यचर्या में से, किसमें से? संपूर्ण पाठ्यचर्या में से इनको प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण पाठ्यचर्या में से एक सत्र के दौरान जो हमें प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं बच्चों हमारे उद्देश्य कहलाते हैं। जो एक संपूर्ण हमारी पाठ्यचर्या होती है ना, ठीक है, जो आपकी संपूर्ण पाठ्यचर्या होती है, उस संपूर्ण पाठ्यचर्या में एक सत्र के दौरान जो उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं उन्हें शैक्षिक उद्देश्य हम कहते हैं। और शिक्षण उद्देश्य की बात करते हैं, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में क्या चलती है? अंतःक्रिया चलती है। जो किस किस के बीच में? शिक्षक के बीच में और शिक्षार्थी के बीच में क्या चलती है? अंतःक्रिया चलती है। उस अंतःक्रिया से प्राप्त होने वाले उद्देश्य क्या कहलाते हैं? शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में जो अंतःक्रिया चलती है उस अंतःक्रिया से प्राप्त होने वाले शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। ये अगर अंतःक्रिया नहीं चलेगी ना, ये अंतःक्रिया नहीं चलेगी तो क्या प्राप्त नहीं होंगे? शिक्षण उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे। एक उद्देश्यों के बारे में और याद रखना, उद्देश्यों की प्राप्ति अध्ययन और अध्यापन दोनों से हो सकती है, अध्ययन से भी हो सकती है और अध्यापन से भी हो सकती है, लेकिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति मात्र और मात्र किसी से होगी? शिक्षण से ही प्राप्त होगी। किससे होगी? शिक्षण से ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये यहाँ उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्यों में मैंने अंतर बता दिया। बाकी का आप चलो, आपके कुछ ही समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आप तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं टफ सा। आगे चलते हैं। कक्षागत शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अब तो आंसर दे दो यहाँ पर। कक्षागत शिक्षण से प्राप्त किए जाते हैं कौन से उद्देश्य? शैक्षिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यवहारगत उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल पुष्पराज, आपको पता है कि जब तक शिक्षण उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे तब तक क्या प्राप्त नहीं होंगे? हमारे शैक्षिक उद्देश्य भी प्राप्त नहीं होंगे। अब बताओ फटाफट से, फटाफट से आंसर बताइए फटाफट से। आप लोग हमेशा क्या है, छोटा छोटा और कम कम खाने वाले बच्चे हो, आपके अंदर भूख नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की। ये चीज़ तो मैं देख ही रही हूँ, हर रोज़ ये अनुभव मुझे नया मिलता है कि आज का बच्चा है ना, हमेशा उसको शॉर्ट चाहिए, वो डीप जाना ही नहीं चाहता। फिर कहता है कि मैम हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? हर चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। आपको पता है अगर इतना ही आसान होता तो लोग मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के पीछे इतना भागते ही क्यों हैं? मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के पीछे भागने का रीज़न यही है कि इसमें इतना कुछ समाया हुआ है, लेकिन हमको बहुत कम पढ़ने को मिलता है। आप वही बच्चे हैं जो 4-4 लाइनें बच्चे पढ़ा देते हैं, 4-4 पन्ने आपको दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं उन पन्नों को लेकर के, और बाद में ढूंढते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। और यही कारण है कि आपके बहुत सारे अभी जो मैं देख रही हूँ ना, इतने सारे जो मैं कमेंट्स देख रही हूँ, उसके पीछे यही रीजन है कि कभी भी तुमने किसी भी कक्षा में ये सारा टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये टॉपिक कम से कम 5 से 6 दिन में कराया जाता है। और मेरे पास तो अनुभव भी है कोचिंग का। जब मैं ये किसी कोचिंग में ये करा रही थी तो आधे तो बच्चे यूँ कहते मैम हमारे तो ये आता ही नहीं है, कब हमने तो किसी से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इस टॉपिक को कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है। कक्षागत शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तो व्यवहारगत उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य एक ही नाम है, जबकि कक्षागत शिक्षण से प्राप्त होते हैं कौन से? व्यवहारगत उद्देश्य प्राप्त होते हैं। और इसका मतलब इसका आंसर तो सबका सही आ जाना चाहिए था। अब अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। शिक्षक स्वयं किनका निर्धारण करता है? एक जो शिक्षक होता है वो किनका निर्धारण करता है? लक्ष्यों का, उद्देश्यों का, शैक्षिक उद्देश्यों का, शिक्षण उद्देश्यों का। हाँ, तुम लोग बस बचपन के प्यार में खोते रहना। यहाँ पर शेरशाह जैसे लोग 25 की उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं और तुम लोग बचपन के प्यार में खोते रहो बस, है ना? यही सुना करो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक है, हाँ अब आंसर दे दो यहाँ पे फटाफट से। अरे मेरे से किया जाता है उनको कहते हैं भैया शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण उद्देश्य। अब कैसे समझ में आ गया तुम लोगों के? अगला क्वेश्चन देखो, और मुझे प्यास लग रही है। उद्देश्यों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? उद्देश्यों के संदर्भ में सही कथन, ये केवल साध्य है। ये बेटा साध्य लिखा हुआ है। ये लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है, लक्ष्यों को प्राप्त करने का। इनका संबंध संपूर्ण शिक्षा से होता है। इनका निर्माण प्राप्त उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। बताएं बच्चों, ये लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। इनका निर्माण प्राप्त उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। ये केवल साध्य हैं। आंसर बताओ इसका। कोशिश करो थोड़ा सा देने की।
ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये सही है, ये गलत है और ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट माना जाए बच्चे। इसमें दो कथन सही हैं। ये लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है, बिल्कुल सही है। लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप डिलीट में डाल देना, लेकिन समझ लीजिए इनका निर्माण बिल्कुल प्राप्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। तो दो इसमें से कथन सही हैं और दो कथन इसमें से गलत है। ठीक है, मैं हो सकता है कि प्रिंटिंग में कोई गलती हो गई हो, तो आप यहाँ पे आंसर मैंने आपको बता दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये देखो गलत है, ये केवल साध्य है नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इसमें ये और ये दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है और ये दोनों गलत है। तो ये बी और डी, इसमें बी और डी सही हैं और 1 और 4 इसमें गलत हैं, 1 और 3। तो आप मुझे चाहे कुछ भी सुना सकते हैं। हाँ सभी को बोनस है मेरी तरफ से, सभी को बोनस है। आवाज कहाँ गई? आवाज तो आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, एक शिक्षक कक्षागत शिक्षण के दौरान, एक शिक्षक कक्षागत शिक्षण के दौरान किस उद्देश्यों के विकास में सर्वाधिक महत्व देता है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भैया, इसका आंसर बता दो मुझे। मैम उद्देश्य तो साध्य भी होते हैं ना, तो मैंने बताया ना साध्य और साधन दोनों की विशेषता रखता है, लेकिन वो शब्द नहीं सुना तुमने, लक्ष्यों के संदर्भ में पूछा है उसने। तुम लोग ऐसा करना, एक बार मेरे को पढ़ ही लेना ढंग से कहीं। एक शिक्षक कक्षा के शिक्षण के दौरान किस उद्देश्य, किस प्राप्त उद्देश्य को विकास में सर्वाधिक महत्व, शिक्षक कक्षा के शिक्षण के दौरान किस प्राप्त उद्देश्य को सर्वाधिक महत्व देता है? ज्ञान को, भाव को, क्रिया को, सभी को। एक शिक्षक कक्षा के शिक्षण के दौरान किस प्राप्त उद्देश्य के विकास को सर्वाधिक महत्व देता है? सर्वाधिक महत्व देता है। आवाज कैसे? आवाज आ रही है हमारी तरफ से? बिल्कुल आवाज आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी साइड से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक शिक्षक का उद्देश्य होता है सबको प्राप्त करने का। ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों पक्षों के विकास पर क्या रहता है? उसका बल रहता है। विश्लेषण मानसिक योग्यता का संबंध किससे है? विश्लेषण ज्ञान से, बोध से, प्रयोग से, कौशल से। ज्ञान से, बोध से, प्रयोग से, कौशल से। फटाफट से आंसर दीजिए 17वें का। विश्लेषण मानसिक योग्यता का संबंध किससे है? संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान से, बोध से, प्रयोग से, कौशल से। विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण में बताओ बच्चों, विश्लेषण में क्या होगा? विश्लेषण मानसिक योग्यता का संबंध किससे? मानसिक योग्यता पूछी है उसने, मानसिक, ज्ञान से, बोध से, प्रयोग से, कौशल से। 17वें का आंसर क्या दे रहे हैं? अब यहां भी कंफ्यूजन है क्या भाई? ये टॉपिक तो तुम्हारा बहुत ही बुरी तरह से उलझा हुआ है। ये टॉपिक तुम्हारा क्यों उलझा हुआ है? तुम मुझे बता दो, एक दिन मैराथन क्लास ही लगा दूं लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त उद्देश्यों के बारे में। लग ही रहा है तुम्हारी कंडीशन देख करके मुझे। बिल्कुल, विश्लेषण मानसिक योग्यता पूछी है उसने, मानसिक योग्यता पूछी है। जब मानसिक शब्द आ गया तो फटाफट कहां पे जाना है? ज्ञान पे जाना है। बताया था नहीं बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि ज्ञान होता है, बोध होता है, प्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। तो मानसिक योग्यता शब्द उसने डाल दिया, कॉग्निटिव पे चले गए। अगर यहाँ पर हमें कुछ और पूछना होता तो मानसिक शब्द नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान से होगा। विश्लेषण मानसिक योग्यता का संबंध किससे है? तो ज्ञान से है। मानसिक योग्यता वो हमेशा ज्ञान के अंतर्गत जाती है। विश्लेषण प्राप्य उद्देश्यों के विकास के लिए आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि भैया विश्लेषण प्राप्य उद्देश्य के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान का विकास होना और प्रयोग का विकास होना, बोध का विकास होना, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस टॉपिक पर एक दिन मैराथन क्लास लेकर के आएंगे और मैम से इस टॉपिक पे बात करेंगे। फटाफट से आप इसका हाँ बिल्कुल लगवा देंगे, बिल्कुल लगवा देंगे। आप तो आंसर दो, आपकी कंडीशन देख के मुझे लग ही रहा है। आंसर दो यहाँ पे। विश्लेषण प्राप्त उद्देश्य का संबंध विकास के लिए क्या है? बिल्कुल ज्ञान का विकास होना चाहिए, प्रयोग का भी होना चाहिए, बोध का भी हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। बिल्कुल उपरोक्त सभी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तुम लोग बस टेंशन मत लिया करो, टेंशन नहीं लेने का। अब 3000 भी पहुंचा दो फटाफट से। जब 2800 बच्चे आ गए तो 3000 पे पहुंचाने में क्या जा रहा है? फटाफट से बताओ, 3000 करो, फटाफट से 3000 करो रे इसको।
छात्र में मौलिकता नवीनता का विकास दर्शाता है। गजब का ही प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ज्ञान भाव और क्रिया उपरोक्त सभी शब्द याद रखना। मौलिकता और नवीनता का विकास क्या दर्शाता है? बच्चे में मौलिकता आ रही है, बच्चे के अंदर नवीनता आ रही है, तो बताएं 18वें 19वें में ज्ञान भाव क्रिया उपरोक्त सभी। हाँ, तुम लोग बस मोदी से तुलना किया करो मेरी, है ना, तुम्हें और कोई ना मिला। जल्दी से 3000 करो, जल्दी से 3000 करो, फटाफट से बताइए कितना प्रेम करते हैं। अभी दिख जाएगा 3000 पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं मेरे। छात्र में मौलिकता नवीनता 19वें का आंसर डी। मत दो भाई, मत दो, मैं इरिटेट हो रही हूं सच में। ये क्वेश्चन ना, ये टॉपिक तो आपका पूरा का पूरा खाली है मुझे लगता है। हाँ, रानी मुखर्जी कह के मुझे तुम चने के झाड़ पे चढ़ाया करो, है ना। रानी मुखर्जी, सुबह से सुनती हूँ मैं रानी मुखर्जी तुम्हारा। उपरोक्त सभी नहीं होगा, नहीं होगा। अरे मौलिकता नवीनता ज्ञान में आती है, ज्ञान में आती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नवीन ज्ञान की प्राप्ति वो सिर्फ ज्ञान में आती है, भाव और क्रिया में नहीं आती है। नवीनता मौलिकता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से संबंधित है, भाव और क्रिया का इससे कोई संबंध नहीं है। एक मार रहा है, कोई 2 मार रहा है, कोई 3 मार रहा है, धुआंधार चल रहे हैं। अभी तो 3 ही आ रहे। क्रियात्मक, क्रियात्मक कैसे क्रियात्मक हो जाएगा? कॉग्निटिव का मतलब होता है जब बच्चा नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, जब बच्चा क्या करता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, तो भैया मेरे वो किस में जाएगा? ज्ञान में जाएगा। नवीन ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान में जाएगा। अभी और चिल्लाऊं क्या? ज्ञान में जाएगा। मैं क्या करूं इस टॉपिक का तुम्हारे लिए, बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? छात्रों में अनुशासन, प्रियता, समयबद्धता आदि का विकास क्या दर्शाता है? इसका आंसर तो दे दो भाई, इसका आंसर तो तुम मुझे दे दोगे। छात्रों में अनुशासन, प्रियता आ गई, संबंध, समय के प्रति वो बाध्य हो गए, तो बताइए ये किसके विकास को दर्शाता है? ज्ञान को, भाव को, क्रिया को, सभी को। मां पर मूल्यांकन में पहुंच गया, लक्ष्य उद्देश्य आए नहीं है, मां पर मूल्यांकन में पहुंच जाओ तुम, है ना। जान ले लो तुम लोग मेरी, लक्ष्य उद्देश्य समझ लो, मां पर मूल्यांकन आ जाएगा रे। आंसर दो यहां पे। छात्रों में अनुशासन, प्रियता आ गई, छात्रों में समय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो गए, तो बताओ उनमें ज्ञान, भाव, क्रिया क्या होगा? हाँ, कुछ तो असर हुआ, कुछ आंसर आ रहे हैं। बी बी बी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा हुआ कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया भाव। अब यूं कहेंगे मैं भाव क्यों आएगा, मैं बताती हूँ। भावात्मक पक्ष के प्रति आती है हमारी अभिवृत्ति। क्या आती है? हमारी अभिवृत्ति आती है। और मैंने शायद 3 या 2 या 3 रोज पहले ये टॉपिक बताया था कि अभिवृत्ति का मतलब होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण आता है अभिवृत्ति में हमारे। इसको हम क्या कह सकते हैं? नजरिया कह सकते हैं, इसे हम परसेप्शन कहते हैं। जब बच्चे में अनुशासन, नैतिकता आ जाए, समय के प्रति वो पाबंद हो जाए, अनुशासन, प्रियता जिसके अंतर्गत आ जाए, तो भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष का सबसे आता है चरित्र का क्या करना, निर्माण करना। और चरित्र का निर्माण कब हो जाएगा? जब भैया आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं 1 2 3 ये 3 है। अगर तुमसे यूं पूछे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा यही है, भाव। ठीक है, क्या है सबसे बड़ा? क्या है? भावात्मक पक्ष है। भावात्मक पक्ष में सबसे ऊंचा क्या है? भावात्मक पक्ष में सबसे ऊंचा आता है अभिवृत्ति। क्या आता है? अभिवृत्ति आता है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। इतना चिल्लाने के बाद भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गए। देखो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मैं आपके लिए एक दिन ये टॉपिक पूरा ले आऊंगी। अब तो टेंशन नहीं होना ना, अब तो परेशान नहीं होना। हाँ, रात को अच्छे से सो लेना और परेशान नहीं होना है। इस टॉपिक के लिए अपन को परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मुझ पे क्या रखो, भरोसा रखो, मैं ये पूरा टॉपिक आपको समझा दूंगी। अब बताओ एग्री करते हो कि नहीं करते हो? भावात्मक पक्ष किसने दिया था? भावात्मक पक्ष बेटा, अरे भगवान, भावात्मक पक्ष बेटा करथवाल ने दिया था और मसीहा ने दिया था, 1964 में दिया था। अब बता तू मुझे, ठीक है। छात्र मौसम के बारे में भविष्य कथन दे सकेंगे, भविष्य कथन दे सकेंगे, भविष्य कथन दे सकेंगे। ये वाक्य किन प्राप्य उद्देश्यों के विकास को दर्शाता है? किन किन उद्देश्यों को दर्शाता है? ज्ञान को, बोध को, प्रयोग को, उपरोक्त सभी को। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो। मुझ पे विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो और मुझ पे विश्वास रखो। आप लोग मुझ पे विश्वास रखोगे पक्का मैं ये आपको टॉपिक कराऊंगी मैं। अब इसका आंसर दे दो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जल्दी 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 रे जल्दी,
बताओ बताओ क्या आंसर होगा इसका? क्या 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 ये क्या है भाई? यहाँ आंसर 2 क्यों आ रहा है? ए आ रहा है, 2 आ रहा है। अरे कोई प्रयोग भी तो दे दे। भविष्य कथन करना, निर्णय देना, पूर्व कल्पना करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रयोग के अंतर्गत आता है, ज्ञान उपयोग के अंतर्गत आता है, हमारा अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है, यूज के अंतर्गत आता है। छात्र मौसम के बारे में भविष्य कथन दे सकेंगे तो ये हमारे प्रयोग को दर्शा रहा है, अनुप्रयोग को दर्शा रहा है, ज्ञान उपयोग को दर्शा रहा है। भाई रे लाजवाब हो तुम, बिल्कुल लाजवाब हो। आज तो तुमने हद ही कर दी भाई। कितने हो गए? 1 मिनट, ये क्वेश्चन और करा देती हूँ, बच्चे वरना नाराज हो जाएंगे। आपको पता है ना, बच्चे नाराज हो जाएंगे। हाँ, मेरे से भी बच्चे नाराज हो जाते हैं। फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट। हाँ, यदि छात्र गणित की किसी समस्या को हल करने के लिए उचित विधि का चयन करता है, चयन 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 चयन, याद रखना, चयन करता है, तो वो किस प्रकार के प्राप्त उद्देश्य के विकास को दर्शा रहा है? इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो। अगर इसका आंसर सही दे दिया तब तो मैं चली जाऊंगी, और नहीं तो मुझे लगता है कल ही ये मुझे टॉपिक लेके आना पड़ेगा आपके लिए। अरे नहीं, ये सर हैं आपके पॉलिटी वाले सर हैं ना, बेचारे वेट कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। इसका आंसर दे दो जिससे मैं इनके लिए क्लास छोड़ूं। बेचारे ये भी यूं कह रहे होंगे कहाँ फंस गया मैं आज इस मैडम के चक्कर में, ये जा ही नहीं रही है। इसका आंसर दे दो। यदि छात्र गणित की किसी भी समस्या को हल करने के लिए उचित विधि का चयन, चयन शब्द चयन, तो ये किस प्राप्त उद्देश्य के विकास को दर्शाता है? बोध को, ज्ञान को, कौशल को। 1 मिनट, इसमें एक आंसर बढ़ा देते हैं। इसमें बच्चों प्रयोग रखें, यहां पर प्रयोग। समस्या के चयन को हल करने के लिए उचित विधि का चयन करता है, उचित विधि का, गणित की किसी भी समस्या को हल करने के लिए। तो बताएं बच्चों यहां पर क्या होगा? प्रयोग होगा, ज्ञान होगा, कौशल होगा, अभिरुचि होगा। ऑप्शन देख लो बेटा, ये बोध नहीं है, प्रयोग है, ज्ञान है, कौशल है, अभिरुचि है। सीरियसली मुझे लगता है ये टॉपिक मुझे कल ही लेके आना चाहिए आप लोगों के लिए। अब आंसर दे लो, एक बार देख लो, एक बार। प्रयोग होगा, ज्ञान होगा, कौशल होगा, अभिरुचि होगा। एक बार और देख लो, गौर से देखिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या डाला है, किसी समस्या को हल करना, समस्या को हल करना, और उसमें भी क्या करना? चयन करना, चयन करना। अब आया ना आंसर, अब आया ना, आया ना, आया, बिल्कुल आया, आया आया आया। ए आंसर होगा प्रयोग करना। जब भी चयन आ जाए, समस्या का हल करना आ जाए, पूर्व अनुमान आ जाए, चयन करना आ जाए, निर्णय देना आ जाए, मेरे प्यारे बच्चों कहाँ चले जाना? प्रयोग पे चले जाना, अनुप्रयोग पे चले जाना। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? प्रयोग आंसर होगा। और आज की क्लास को ना चाहते हुए भी मुझे क्या है, ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हमें ना जाओ छोड़कर। अच्छा, तो हमें ना जाओ छोड़कर क्या करें आपके साथ में? इस तरह के आंसर दे रहे हैं तो मेरा तो मन ही टूट रहा है आप लोगों से, है ना? चलो चलो खत्म करते हैं, ये क्लास खत्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। अभी 8 क्वेश्चन रह गए हैं, इस क्लास को हम कल लेकर के आएंगे, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा करा दूंगी। आपकी स्थिति देख करके मुझे लग गया है कि स्थिति ज़्यादा खराब है, मैं समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो कल मिलती हूँ सेम टाइम पे, सेम चैनल। कल 4000 का टारगेट लेके चलना है आपको। सोचो कि बहुत अच्छा कुछ समझ में आने वाला है, तो लाइक और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहेगा। मैं कल मिलती हूँ सेम टाइम पर, सेम चैनल पर। थैंक यू सो मच बच्चे, और आपकी पॉलिटी वाले सर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।